पॉइंट उड़ान है, इसमें आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड का सेकंड पार्ट है। मतलब कि पहला वाला पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, अब ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु प्रोपेगेटेड योग दर्शन। ध्यान रखना, पहला वाला पार्ट अपलोड हो चुका है तो वाला एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि योग दर्शन को किसने प्रोपेगेट किया था। ठीक है, योगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पतंजलि। ठीक है, ध्यान रखना। और पतंजलि वैसे देखा जाए तो किसके समकालीन थे, यानी किसके कंटेम्प्रेरी थे। तो ध्यान रखना, सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड के दिए थे। ठीक है, सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड के थे पतंजलि। ठीक है, ये देखो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब कहते हैं कि योगा के बारे में हमें तो और भी कई सारी जगहों से पता चलता है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बुद्ध टेक्स्ट, यहाँ से हमको मिलते हैं। और पतंजलि के इस दर्शन को एक और भी नाम दिया गया जिसको कहें पतंजलि दर्शन। ठीक है, पतंजलि दर्शन, और ये क्या है, योगा दर्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है, अष्टांग योगा। ठीक है, कह रहे कि अष्टांग योगा का कौन सा भाग नहीं। मतलब देखो योगा है, योगा, और योगा के ना टोटल 8 पार्ट हैं, 8। इसको कह रहे हो लिम्ब। ठीक है, 8 लिम्स है। अब कह रहे हैं 8 लिम्स में से इसका कौन सा भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुस्मृति। ठीक है, तो क्या क्या है, प्रत्याहार, ध्यान, धरना। ठीक है, प्रत्याहार, ध्यान, धरना, ये तीनों के तीनों तो भाग हैं किसके, योगा के। तो योगा के कितने लिम्स हैं, ये 8 लिम्स हैं। 8 लिम्स के बारे में किन्होंने बताया, ये पतंजलि ने बताया। और पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे, ये थे सुंग डायनेस्टी के। ठीक है, और इनमें से कौन सा भाग नहीं है, वो है अनुस्मृति। ठीक है, 8 भाग देखो, 8 के 8 देखो भाग ये रहे। पहला यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये इसके 8 भाग हैं। अष्टांग, अष्टांग योगा का मतलब होता है 8 भाग, मतलब योगा के 8 अंग है, यानी कि 8 लिम्स है योगा के। ठीक है, और योग दर्शन किससे रिलेटेड है, यह है पतंजलि, याद रखना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी एक बार जरूर देख लेना। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव। लिव वेल even by borrowing for once cremated there is no return. This rejection of afterlife is an aphorism, ठीक है, aphorism of the। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन ये बोला गया कि आप अपनी जैसे मर्जी वैसी लाइफ जियो, बढ़िया से जियो, भले चाहे उधार मांग के जियो। मतलब कहते हैं कि उधार मांग के घी पियो, लेकिन पियो पियो ज़रूर, अपना मज़े से रहो, खूब अपना इन्जॉयमेंट वगैरह करो। अभी जितना इन्जॉय कर सकते हो कर लो, क्योंकि मरने के बाद कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, ये सब झूठ है। ठीक है, तो ये सब बातें कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चारवाक। इनके कह ये पूरी तरह से मेटरलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। कहते हैं बस अपनी ज़िंदगी को जितना मज़े से जी सकते हो जियो। ठीक है, मतलब आपकी जो ज़िंदगी है इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी है नहीं। कहते हैं कि मरा हुआ इंसान स्वर्ग से तो वापस आ नहीं सकता है, और जो जिंदा इंसान है स्वर्ग में जा नहीं सकता है। तो आपको कैसे पता है कि स्वर्ग नरक वाली कोई चीज़ है, मरा हुआ आएगा नहीं, जिंदा वहाँ पर जाएगा नहीं, तो कैसे आपको पता। तो बस ये सब क्या है, ये सब बस अटकलें हैं। तो अगर आपको मोक्ष पाने, और मोक्ष पाने के लिए आप खूब ज़्यादा अपने शरीर को, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने शरीर को आप जिसको कहते हैं टॉर्चर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दुख झेल रहे हो, तो कह रहे ये सब दुख झेलने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके एकदम पूरा, एकदम एज लॉन्ग एज यू लिव वेल, मतलब पूरे एकदम मज़े से जियो लाइफ। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चारवाक। देखो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ठीक है, इनकी मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी, मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, मतलब जितनी लंबी ज़िंदगी जीने जियो, और जितनी भी जी रहे हो एकदम मज़े से जियो बस। कौन कह रहे हैं, चारवाक। ठीक है, चलो अब आगे अगला कहते हैं, हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन। अब कह रहे हैं इनमें से कौन है जो सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट करता है, वो है चारवाक। ठीक है, ये देखो इनके बारे में थोड़ी और भी एक्सप्रेशन है, एक बार इसके बारे में ज़रूर आप रीडिंग करना। और ये जो चारवाक की ये जो फिलोसॉफी है चारवाक ने रिजेक्ट कर दिया किसको, वेदा को, वैदिक रिचुअलिज्म को, और साथ में सुपर नेचुरलिज्म को। मतलब कहा ये देखो यज्ञ हवन वगैरह ये सब चीज़ें करने से देखो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलने का इन सब चीज़ों से, इनका मानना यही था। ठीक है, अगला चारवाक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चारवाक। कह रहे कि चारवाक के अकॉर्डिंग
सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती है, वो है काम। ठीक है, ये चीज़ है। यदि इसके बारे में थोड़ी और भी, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, मतलब नॉर्मल वही सब चीज़ें जो समझाई गई है बस, उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, अगला, चारवाक फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये जो चारवाक फिलोसॉफिकल सिस्टम है इसका एक और भी नाम है, वो क्या है, लोकायत सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, लोकायत सिस्टम। चलो अब अगला। ठीक है, न्याय फिलोसॉफी सिस्टम वाज प्रोपेगेटेड बाय, अब कह रहे हैं कि न्याय फिलोसॉफी किसने दी थी। सिंपल सी बात है, न्याय फिलोसॉफी किसके द्वारा दी गई थी, ये की थी गौतम, इनका पूरा नाम है गौतम मुनि। ठीक है, गौतम मुनि, ये रहे देखो इनके बारे में एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसको अक्षपद भी बोला जाता है, ध्यान रखना। गौतम मुनि ने कौन से दर्शन दिया, न्याय दर्शन। ठीक, और ये जो न्याय दर्शन है, न्याय फिलोसॉफी है, इसको अक्षपद भी बोला जाता है, अक्षपद। ठीक है, चलो अब आगे इसके बारे में थोड़ी और भी एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद, अब कह रहे हैं थ्योरी ऑफ कर्मा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मीमांसा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, कि ये आपको मतलब अपने कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो इसको, ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, ठीक है, ये कौन सी फिलोसॉफी से रिलेटेड है, मीमांसा फिलोसॉफी, मीमांसा। अब ये जो मीमांसा फिलोसॉफी, इसका और भी नाम है, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा। ध्यान रख लेना, दो तरह की मीमांसा है, एक पूर्व, ठीक है, एक है कि पूर्व मीमांसा। ठीक है, और इसी को क्या नाम बोलते हैं, कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, इसको धर्म मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको रीड आउट जरूर करना है। ठीक है, अब आगे, और इनसे एक और भी देखो, एक आचार्य हैं, वो है कुमारिल भट्ट, ध्यान रख लेना। एक तो वो है गौतम, सॉरी हाँ, गौतम मुनि। गौतम मुनि किससे रिलेटेड है, वो है न्याय। ठीक है, न्याय फिलोसॉफी है, जिसको कहते हैं न्याय दर्शन। और जो कुमारिल भट्ट किससे रिलेटेड है, ये है मीमांसा फिलोसॉफी से। मीमांसा फिलोसॉफी में कौन सा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी इज ऑफ ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द एटर्नल ट्रूथ। अब कह रहे हैं कि कौन सी फिलोसॉफी मानती है कि वेदास, वेदास में जो नॉलेज है, जो वेदास हैं, वो एटर्नल ट्रूथ को कंटेन करते हैं। मतलब वेदों के पास क्या एटर्नल ट्रूथ है, मतलब अनंत ज्ञान है उनके पास। तो ये कौन सी फिलोसॉफी है, मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। देखो इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो कर्मकांड या इसको कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, और एक है ज्ञान कांड। देखो ठीक है, तो दो भाग हैं, और जो एक तो इसको बोलते हैं पूर्व, और एक होता है उत्तर। ठीक है, यही पूर्व मीमांसा कर्म के ऊपर ध्यान देती है, उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड के ऊपर ध्यान देती है। तो ये दोनों इसके भाग ध्यान रखना। ठीक है, कर्म और ज्ञान, और कर्म वाला कौन सा है, पूर्व, और उत्तर वाला कौन सा है, ज्ञान। इतना आपको ये ध्यान में रखना है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू, अब देखो अपूर्व, अभी देखा ना पूर्व, वही है अपूर्व ए। ठीक है, सॉरी ये चार वाक गलत हो गया, चार वाक नहीं, सॉरी मीमांसा ही होगा, मीमांसा। ठीक है, वो मीमांसा मैंने गलती से ऊपर लगा दी, सॉरी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, पूर्व मीमांसा अभी हमने डिस्कशन किया था ना, पूर्व मीमांसा, और दूसरा क्या था, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, या जिसको कहते हैं उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा। ये देखिए इसके बारे में पूरी तरह एक्सप्लेनेशन है, अपूर्व या पूर्व। ठीक है, मीमांसा, मीमांसा फिलोसॉफी एज पर मीमांसा, अपूर्व इज एन अनसीन फोर्स विच इज़ अ मीडिएटर बिटवीन डीड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कर्मा के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। अब जो एटम थ्योरी के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो वो थी विशेषिका। कौन सी थी, विशेषिका। ठीक है, विशेषिका थ्योरी। ठीक है, और इसको प्रोपाउंड किसने किया था, कनद। ध्यान रखना, महर्षि कनद ने इसको प्रोपाउंड किया था। ठीक है, और ये कौन सा स्कूल था, विशेषिका स्कूल ऑफ थॉट, या विशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म। ध्यान रखो, एटम के बारे में किसने बोला, महर्षि कनद। इन्होंने कहा कि ये अगर कोई भी पार्टिकल है, उसको बस तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ,
लास्ट में एक ऐसा ऐसी स्टेज आएगी या पार्टिकल की एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिसको आप और भाग में आप इसको तोड़ ही नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा छोटा होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया की सभी चीज़ें क्या है, छोटे छोटे अणु से, यानी कि छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। तो इंडियन फिजिक्स की, यह कहते हैं इंडियन एटॉमिक फिजिक्स की जो स्टार्टिंग की थी वो थी महर्षि कनद ने। ठीक है, इनके बारे में तो एक्सप्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, एक बार ज़रूर इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, चलो और अब आगे चलते हैं। पॉज करके एक बार थोड़ा सा रीड आउट बस कर लेना, और ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अब कह रहे थे कि 6 इंडियन फिलोसॉफी है। ठीक है, उनमें से 6 तो देखो ये हैं, मीमांसा, वेदांत, ठीक है, न्याय, विशेषिका, ठीक है, सांख्य, योग, ये भी ठीक है, और कौन सी नहीं, वो लोकायत और कपालिका। ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, विशेषिका है, संख्या है, योगा। ठीक है, ये 6 की 6 हैं, और कौन सी नहीं है, सी वाली, लोकायत और कपालिका। ठीक है, ये 6 की 6 आपको याद रहनी चाहिए, 6 की 6 आपको ये याद रहनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इनके बारे में देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको हम षड दर्शन भी कहते हैं। हिंदू फिलोसॉफी के क्या है ये, षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन में क्या है, सांख्य, देखो सांख्य क्या है, एक थ्योरी है, और योगा क्या है, उसका प्रैक्टिकल है। ध्यान रख लेना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे करते हैं। ठीक है, नास्तिक स्कूल, ध्यान रखना, नास्तिक तो स्कूल की किसने शुरुआत की थी, गौतम बुद्ध। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध ज़्यादा लॉजिक वाली बातें करते थे, कि जो चीज़ है, जो चीज़ नहीं है। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर बिलीव करो, कोई चीज़ नहीं है तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नास्तिक स्कूल की शुरुआत किसने की थी, बुद्ध ने। ठीक है, नास्तिक स्कूल। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड लोकायत दर्शन। अब कह रहे लोकायत दर्शन, याद करो अभी हमने डिस्कशन किया था, चरवाक से रिलेटेड था लोकायत दर्शन। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी। अब कह रहे कि अद्वैत फिलोसॉफी की स्टार्टिंग किसने की थी, शंकराचार्य हैं। इनको समकरा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, समकरा भी कई कई जगह पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आगे आएगा समकरा। ठीक है, अद्वैत फिलोसॉफी। ठीक है, इनके बारे में एक बार रीड आउट करना, बस इतना जरूर ध्यान रखना कि शंकराचार्य या दूसरा नाम इनका आदि शंकराचार्य, इन्होंने स्टार्ट की थी अद्वैत। ठीक है, अद्वैत फिलोसॉफी। ये तो समकालीन फिलोसॉफी तो कौन सी है, नॉन डुअलिज्म। कौन सी है, नॉन डुअलिज्म। ठीक है, ठीक है, ये रहे, देखो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक, यही चीज़ है। अच्छा, ये मतलब सेल्वेशन के बारे में क्या मानते थे, कि अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। किस चीज़ की, नॉलेज। तो नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, कह रहे कि नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आत्मा, कहते हैं अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके मोक्ष के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि किन को क्रिप्टो बुद्धिस्ट बोला जाता है। क्रिप्टो बुद्धिस्ट का मतलब प्रच्छन्न बौद्ध, छिपे हुए बुद्ध। किन को बोला जाता है, ये समकरा आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य, उन्हीं को बोला जाता है क्रिप्टो बुद्धिस्ट या क्रिप्टो गौतम बुद्ध। अच्छा, क्रिप्टो बुद्ध किसने बोला था इनको बोला था रामानुजाचार्य ने, जो 11वीं सेंचुरी के थे। तो उन्होंने इनको क्रिप्टो बुद्ध बोला इसलिए क्योंकि इनकी जो फिलोसॉफी थी, कहते कि पूरी कॉपी पेस्ट थी किनकी, गौतम बुद्ध की। तो जो गौतम बुद्ध की जो बुद्धिस्ट की जो फिलोसॉफी, पूरी की पूरी फिलोसॉफी इन्होंने अपने में अपनाई थी, तो इसलिए इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी बोलते हैं, कि छुपे हुए बौद्ध। ठीक है, ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, ही इंक्लूडेड मैनी बुद्धिस्ट कंसेप्ट इन हिज फिलोसॉफी। तो कहते हैं इन्होंने ज़्यादातर जो कंसेप्ट थे वो कहाँ से लिए थे, बुद्धिस्ट से लिए थे, जिसकी वजह से इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आगे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड। अब कह रहे हैं कि अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। ठीक है, हम मुक्ति कैसे ले सकते हैं, तो ठीक है, आगे बस, तो मुक्ति कैसे ले सकते हैं, इसका आंसर होगा ज्ञान। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता द मुक्ति, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नॉलेज। ठीक है, हमें नॉलेज की जरूरत है, कि हमें ब्राह्मण को जानना है, और साथ में सोल, आत्मा, इन दोनों को अगर आप जान लोगे, ये दोनों अलग नहीं है, तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा। ठीक है,
ये चीज़। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, ठीक है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत या विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? वो थे रामानुजाचार्य। ये ध्यान रखना, शंकराचार्य यानी कहते हैं शंकर, शंकर कहते हैं अद्वैत थे, मतलब दो नहीं एक थे, ठीक है। तो शंकर भगवान क्या है? एक है, मतलब नारी नर वगैरह सब चीज़, मतलब पूरी शक्तियों का स्रोत कौन है? एक ही है, वो कौन है? शंकर। तो इस तरीके से ध्यान रखना, शंकर अद्वैत, ठीक है। राम कौन थे? विशिष्ट थे, ठीक है। कहते हैं ना कि राम जी तो एकदम ही विशेष प्रकार के मनुष्य थे कि रावण को कोई भी न मार पाए, ना कोई असुर ना कोई देवता, तो कौन मार पाएगा? कोई विशेष मनुष्य ही मार पाएगा, तो इसलिए बोलते हैं राम। तो बस एक्चुअली ये इधर उधर से मत रिलेट करना, बस रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप रिलेट कर सको। तो रामानुजाचार्य में क्या रहा? राम, और राम कहते हैं विशिष्ट थे, तो विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। इसका सिद्धांत किससे रिलेटेड है? रामानुजाचार्य, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इनके बारे में एक बार थोड़ा सा रीड आउट करना, ठीक है। संत रामानुजाचार्य, इनकी 11वीं सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 12th सेंचुरी तक ये मतलब जिए थे, 11th से 12th सेंचुरी के बीच में ये रहे, ठीक है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसॉफी ऑफ वेदांत। अब कह रहे हैं वेदांत की फिलोसॉफी से कौन से रिलेटेड नहीं है। देखो ये सब के सभी वेदांत के ही हैं, रामानुजाचार्य, सॉरी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, ये तीनों वेदांत फिलोसॉफी से रिलेटेड है। और कौन रिलेटेड नहीं है? अभिनव गुप्ता, देखो अलग ही नाम आ रहा है, गुप्ता, अभिनव गुप्ता। बाकी सब अगर आपको इनका नाम भी पूरा पता हो, आचार्य आचार्य इन तीनों के पीछे लग रहा है। शंकराचार्य या इनको आदि शंकराचार्य बोलते हैं या प्रसन्न बोधि बोलते हैं। रामानुजाचार्य जो 11वीं सेंचुरी के थे, माधवाचार्य जो 13वीं सेंचुरी के थे, ठीक है। ये सब के सब वेदांत के, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इनके बारे में एक बार रीड आउट करना। शंकराचार्य 8th सेंचुरी, रामानुजाचार्य 11th सेंचुरी, माधवाचार्य 13th सेंचुरी। तो ये पहले 8th में है, फिर उसके 300 साल बाद, 300 साल के आसपास, बस इतना ध्यान रखा, 3, 11 और फिर 13। शंकर, रामानुज और माधवा, इनके बारे में क्या पता, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भेज दे दे कि भैया इनको पता पहले कौन आए थे बाद में कौन आए थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि आजकल मतलब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रैंडमली किसी भी तरीके से पूछ ले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द सक ईयर 565, ठीक है। और कह रहे हैं सेम वही डेट विक्रम संवत में क्या होगी, मतलब कि कोई भी डेट है 565 है, किसके हिसाब से? शक एरा। शक एरा कब से स्टार्ट हुआ था? 78 AD से। और विक्रम संवत कब हुआ था? यानी कि ये प्लस में जब AD आई था, ठीक है। और ये 57 BC, यानी कि माइनस मतलब 0 से पहले का। तो देखा जाए तो दोनों के बीच में मतलब गैप देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 135। अब क्या करो, 465 में क्या कर दो, 135 को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 601। मतलब 601 नहीं, मतलब 601 के आसपास ही आ जाएगा, आएगा 600 आएगा वैसे। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो किसको क्या माना है? 57 BC की जगह 58 BC माना होगा, ठीक है। तो ये इसके आसपास एक दो मतलब आगे पीछे आए, जो एक्यूरेट है, जो एकदम पास तक आए, वही वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आगे ये रहे, देखो, ठीक है, 57 या 58 BC, ठीक। तो आपका आ जाएगा 601। अगर आप 58 को लेते हो तो 601, अगर 57 को लेते हो तो आ जाएगा 600, ठीक है, इस तरीके से। और कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन पर है? बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन। और किसका लिखवाया गया है? पुलकेशिन फर्स्ट। अब देखो मलव संवत, मलव संवत को देखो दूसरा नाम भी एक और विक्रम संवत, क्या नाम है? विक्रम संवत। और इसका एक और भी नाम है, वो है कृत संवत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृत संवत, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कृत संवत। मलव संवत, कृत संवत, विक्रम संवत, तीनों का नाम एक ही है, ठीक है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के बस नाम है। विक्रम को ही कृति बोलते हैं और कृत को मालव, ठीक है। और विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी? 57 या 58 BC। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एकदम अच्छे से। अब चालुक्य इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर, मतलब चालुक्य इंस्क्रिप्शन जो है 556 शक एरा है, ठीक है। किस चीज़ के इक्विवेलेंट है? ठीक है, 556, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ध्यान रख लो। मतलब अच्छा, शक कह रहा है किसने स्टार्ट किया था, 78 AD में कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी की थी, कुषाण डायनेस्टी की। ठीक, अब कह रहे 556 अगर शक एरा चल रहे हैं तो नॉर्मल हमारा एरा कौन सा चल रहा होगा, उसमें 78 AD, 78 इसमें प्लस कर दो, आपका हो जाएगा 634 AD। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे एक बार रीड आउट जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेना ऐसे सवालों की। तो अकॉर्डिंग टू पुराणस द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश, अब कह रहे चंद्रवंश का प्राइम प्लेस कौन सा था। ठीक है, चंद्रवंश रूलर का, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर रहेगा प्रतिस्थानपुर। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थानपुर, आंसर सी। ठीक है, एक बार इसके बारे में रीड आउट जरूर करना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मुखारी, अब कह रहे मुखारी की कैपिटल क्या थी, तो आंसर हो जाएगा बी, कन्नौज। ठीक है, ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। अब देखो मुखारी कौन हुआ करते थे, मुखारी ये जो गुप्ता डायनेस्टी थे उनके फ्यूड होते थे। फ्यूड का मतलब एक तरीके से ये समझ लो छोटे मोटे राजा, या आप ये समझ लो फ्यूड के हिसाब से जो जमींदार हुआ करते थे इनके बड़े लेवल पर। ठीक है, बड़े लेवल के जमींदार या छोटे लेवल के राजा गुप्ता डायनेस्टी में जो गुप्ता के अंडर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थे मुखारी। बाद में जब गुप्ता डायनेस्टी कमज़ोर पड़ने लगी तो बाद में इन्होंने अपना शासन चालू कर दिया मुखारिज ने। ठीक है, अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, कोई भी जो बड़ी डायनेस्टी होगी, एक बड़ी डायनेस्टी में से, ठीक है, छोटी छोटी, जब वो एक बड़ी सी डायनेस्टी है, इसका किंग है, ठीक है, और इसके अंडर में छोटे छोटे राजा महाराजा भी आएंगे, अगर ये कमज़ोर बनेगा तो ये क्या, अगर ये कमज़ोर हुआ तो ये जो छोटी छोटी जो होंगी ना, ये अपने आप में फिर बड़ी पावरफुल बन जाएंगी। और ये जब बड़ी पावरफुल जब ये बन जाएंगी तो क्या करेंगी, ये इन्हीं में से कोई एक निकल कर के आएगा, अपने राजा को मारेगा और फिर उसकी जगह ले लेगा। जैसे अगर आप देखो कि मौर्य डायनेस्टी का खात्मा किसने किया, पुष्यमित्र सुंग, वो कौन था, उन्हीं का जनरल ही था। ठीक है, और फिर बाद में उनके बाद आई कर्ण डायनेस्टी, फिर उनके बाद भी लगातार अलग अलग डायनेस्टी फिर आते चलेगी। तो ज़्यादातर जो डायनेस्टी थी उनको उन्हीं के किसी जैसे मंत्री ने या किसी सेनापति ने उन्हीं में से कोई मारता, जो कोई पावरफुल हो गया तो अपने राजा को मार के उनको हटा के उनकी गद्दी छीन लेता है। ठीक है, ये चीज़ चलता रहा, ये चलती ही आई है, मतलब इतिहास में तो ये तो बस चलता ही रहा है। ठीक है, आगे देखो, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी, अब कह रहे हैं वर्धना डायनेस्टी की फाउंडेशन कौन है, यह है पुष्यभूति। कौन है, पुष्यभूति सॉरी। ठीक है, पुष्यभूति। अब कह रहे हैं कि बाणभट्ट का कॉम्पोजिशन, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट ने एक किताब, एक कॉम्पोजिशन लिखा हर्षचरिता। हर्षचरिता किसकी जीवनी है, हर्ष की, हर्षवर्धन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इनके बारे में चलो एक बार थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बाणभट्ट ध्यान रख लेना किससे रिलेटेड है, हर्षचरिता से, और हर्षचरित किससे रिलेटेड है, हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन किससे रिलेटेड है, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, चलो अब आगे इनके वो मतलब सेंटर कहाँ रहा है, जैसे इनका मेन इंपॉर्टेंट सेंटर थानेश्वर, थानेश्वर ये स्थानेश्वर। ठीक है, और हर्षवर्धन ये रहे जो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट रूलर थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हुएन शांग आए थे, हुएन शांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्ष इज कंटेन्ड इन बुक्स। अब देखो कह रहे कि हर्ष के बारे में इन्फॉर्मेशन है कौन सी बुक में लिखी हुई है, तो इसका आंसर होगा कल्हान। क्या होगा, कल्हान। इंपॉर्टेंट है ये कल्हान, ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बार इसके बारे में यहाँ से रीडिंग जरूर करना है। ये जो मैं जितना भी जो पोर्शन जो आपको दिखाता हूँ, जो एक्सप्लेशन, ये रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षा इज रिसीव फ्रॉम हर्षचरिता। ठीक है, अब हर्षचरित के बारे में, ठीक है, जो हर्ष है, हर्ष के बारे में कहाँ से पता चलता है, हर्षचरिता के बारे में। ये किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। ठीक है, और ये बाणभट्ट क्या था, ये कोर्ट पोएट था। किनका कोर्ट पोएट था, हर्ष के, हर्ष के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। अगली चीज़ कह रहे कि इनके बारे में और भी कुछ जगह से हमें पता चलता है। ठीक है,
जो है किताब रजत रंगनी, क्या नाम है, रजत रंगनी, और किसने लिखी थी, कल्याण ने, ध्यान रखना कल्याण ने। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसके ऑप्शन में भी देखो, ठीक है, कल्याण, ठीक है, कल्याण से रिलेटेड है। अब देखो हरिसेन, हरिसेन किन के टाइम पीरियड के थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, हरिसेन किन के टाइम पीरियड के थे, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के थे। ठीक है, और उसके बाद कालिदास, कालिदास तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड के थे, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो एक और कौन सा रहा, कल्याण, कल्याण के बारे में बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला, ठीक है, हु हैज़ रिटर्न द हर्षचरिता, कह रहे कि हर्षचरिता किसने लिखी है, तो अभी भी देखा हमने किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। ठीक है, इनके बारे में चलो ये रीति का एक्सप्रेशन है, एक बार जरूर रीड आउट करना। और ठीक है, चलो बस इतना काफ़ी है बस। द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर, अब देखो हर्ष एम्पायर का कैपिटल कहाँ था, तो इसका आंसर जो है कन्नौज, कहाँ था, कन्नौज। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा रीड आउट जरूर करना। ठीक है, इनके कुछ और भी पावर सेंटर वगैरह बने थे। ठीक है, पहले इनके देखो, जैसे कन्नौज हो गया इनका एक सेंटर रहा, और थानेश्वर, थानेसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, चलो अब आगे, चलो एक बार थोड़ा इसके बारे में रीड आउट कर लें। चाइनीज सोर्सेज रिवील दैट हर्षा एंड राजश्री रूल टुगेदर ओवर कन्नौज, कह रहे कि हर्ष और राजश्री दोनों मिलकर रूल कर रहे थे कन्नौज के ऊपर। हर्ष ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कहाँ, ठीक है, कहाँ किया था, कन्नौज, और पहले कहाँ थी इनकी कैपिटल, वो थी थानेसर। ठीक है, किस लिए कि ताकि वो अपनी बहन, ठीक है, राजश्री की हेल्प कर सके। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, और एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ का चला रही थी, कन्नौज का। फिर दोनों ने मिलजुल करके कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, वो चलाया कन्नौज में। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन अब आप देखिए ज़रा। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन, अब कह रहे कि दो रिलीजियस कन्वेंशन की थी हर्षवर्धन ने, और ये दोनों की दोनों रिलीजियस कन्वेंशन कहाँ पर की थी, ये की थी कन्नौज और प्रयाग, कहाँ पर, कन्नौज और एक प्रयाग। ये देखो इनके बारे में एक्सप्रेशन देख लो। ठीक है, एक बार इसके बारे में ज़रूर रीड आउट जरूर करना। ठीक है, हम चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और भी ध्यान रख लेना कि ये ज़्यादातर कौन से रिलीजन को फॉलो करता था, बुद्धिज़्म को, और बुद्धिज़्म में कौन से सेक्ट को, उसमें बुद्धिज़्म में भी है ना अलग, हीनयान महायान, तो ये महायान। ठीक है, महायान को ये ज़्यादा फॉलो करते थे, महायान में इनका ज़्यादा बिलीफ था। ठीक, अगली चीज़ देखो कह रहे कि चाइनीज एविडेंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये देखो रूलर्स ऑफ 20 कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर एमिनेंट ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, शमद्स, कोटियर्स एक्सेट्रा अराइव्ड देयर, कह रहे कि 20 कंट्री से अलग अलग पर्सन यहाँ पर आए थे जब इन्होंने अपनी ये काउंसिल बैठाई थी, रिलीजियस काउंसिल। तो कहाँ पर, कन्नौज और प्रज्ञा। ठीक है, प्रयाग। ठीक है, चलो भाई, चलो। एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर, अब कह रहे हैं जो हर्षवर्धन अपना मार्च जब चला रहे थे, यानी कि जब अपने साम्राज्य को जब एक्सपेंड कर रहे थे, तो साउथ साइड में इनको किसने रोका, तो रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, एक किंग की हार के बारे में कोई दूसरा किंग अपने पिलर पे लिखवाएगा, अपने बारे में लिखवाएगा कि देखो मैंने इस वाले राजा को हरा दिया। हर्षवर्धन की हार के बारे में बाण भट्ट की जो किताब है हर्षचरिता, उसमें कुछ भी नहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि हाँ हर्षवर्धन को किसने हराया, नहीं। लेकिन पुलकेशिन ने जो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाया उसके ऊपर जो लिखा गया है कि हाँ भाई देखो हमने इसको हराया था। ठीक है, तो इनका जो पुलकेशिन सेकंड का जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है आईहोल इंस्क्रिप्शन, ये याद रख लेना आप। ठीक है, आईहोल इंस्क्रिप्शन, ये किसके द्वारा लिखवाएगा, पुलकेशिन सेकंड, और इसी में मेंशन किया है कि देखो भाई मैंने इसको हराया, किसको, हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चालुक्यन रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर, अब कह रहे हैं किस साल में इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी हर्ष के ऊपर, पुलकेशिन सेकंड ने, तो होगा 618। ठीक है, आंसर होगा 618 AD, 618 AD। ठीक है, एक बार इसके बारे में रीड आउट जरूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा इतना ये मतलब भारी भरकम नहीं, थोड़ा सा है, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, यह कि क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन के आएंगे, आगे पीछे होकर के, लेकिन बनेंगे इन्हीं में से। और अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो एक्सप्लेनेशन में से
कहीं ना कहीं से देखो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर बन करके आएगा। पॉज करके पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे पोइट बाना वाज इनहेबिटेंट ऑफ। अब कह रहे थे पोइट बान किन से रिलेटेड है? पाटलिपुत्र, थानेसर, भोजपुर या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनके बारे में देखो एक्सप्रेशन। बान भट्ट कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था पृथ्वीकुटा में। ठीक, ऑन बैंक ऑफ सोन रिवर। और कहाँ पर? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद कहाँ पर है? बिहार में। तो ध्यान रख लेना, पृथ्वीकुटा औरंगाबाद बिहार। ध्यान रख लेना, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। किनका? बान भट्ट का। और कौन सी नदी के किनारे? सोन रिवर। ठीक है, ध्यान रखना। मदर फादर का नाम याद रखो ना रखो उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बस इतना ध्यान रख लेना। इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, पृथ्वीकुटा। चलो अब आगे। इन हुज रेन पीरियड द चाइनीज ट्रेवलर हुएन शांग विजिटेड इंडिया। अब कह रहे कि किसके टाइम पीरियड में? देखो हुएन शांग, एच से नाम आ रहा है। देखो होता है कई बार, मतलब जैसे क्या होता है कि देखो, मतलब वर्ड एसोसिएशन, ये मत देखो कि क्या पता सच्ची में ऐसा होगा, नहीं, लेकिन हाँ वर्ड एसोसिएशन अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। मेरे को भी कई बार याद नहीं होता कि कई सारे क्या होता है चाइनीज़ ट्रैवलर है, तो कौन सा किन के टाइम में आया, थोड़ा जल्दी याद करना मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख लिया। एच से क्या होगा? हुएनशांग, तो एच और ये एच हर्ष, बस ध्यान रख लेना, हर्ष, हर्षवर्धन। हुएनशांग किसके टाइम पीरियड में? हर्षवर्धन की। थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके से कोई कोई मतलब काम कर जाती है ये लॉजिक वगैरह, या इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, ये काम कर जाते हैं थोड़ा बहुत। ये मतलब ऐसे हर जगह काम नहीं करेगा, अपनी तरफ से एसोसिएट करना पड़ता है याद करने के लिए, कि ताकि आपको याद रहे। हुएन चांग किसके टाइम पीरियड में आए थे? ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब कहते हैं कि इन्होंने इंडिया के ऊपर देखो एक बुक लिखी जिसको नाम क्या था? ची यू के। क्या नाम था? ची यू के। ठीक है, चलो अब आगे इनके बारे में थोड़ी और भी एक्सप्रेशन एक बार जरूर रीड आउट करना है। ठीक है, पॉज करके वीडियो को। ये एक्चुअली में असल में आए थे इंडिया के अंदर ये देखने के लिए कि जहाँ से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, तो वही देखने के लिए आए थे हुएनशांग इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इनकी देखो, हु सेंट हुएनशांग एज एन एमिशनरी। ठीक है, एमिसरी इन दी कोर्ट ऑफ हर्ष। अब कह रहे कि हुएनशांग को किसने भेजा था? ठीक है, तो ये इसका नाम है। ठीक है, ताइसुंगा, तुंगकुआंग, ठीक है, कुयेनवू या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो कह रहे कि ये कंटेम्प्रेरी थे ताइसुंगा के, लेकिन ताइसुंगा ने इनको मतलब भेजा नहीं था, बल्कि ये तो उल्टा बैन करते थे फॉरेन टूर्स वगैरह को। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लड़ झगड़ करके मतलब जैसे से छिप छिपा करके हुएनशांग इंडिया की तरफ आई गए। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ताइसुंग के तो कंटेम्प्रेरी थे, ये हो सकता है कि हाँ भाई ताइसुंग के कंटेम्प्रेरी थे, हाँ थे, लेकिन क्या इन्होंने भेजा था? नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं भेजा था, ये खुद आए थे हुएनशांग। ठीक है, अपने हिसाब से ही। अब देखो, ड्यूरिंग हुएनशांग टूर इन इंडिया, ठीक है, मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। अब कह रहे कॉटन क्लॉथ्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी रही है? तो वो रही है मथुरा। ध्यान रखना। ठीक है, मथुरा। एक बार इसके बारे में रीड आउट जरूर करना। ठीक है, चलो अब आगे। द टर्म कोशया हैज़ बीन यूज फॉर। अब कह रहे कि कोशया टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? वो था सिल्क के लिए, कोशया टर्म। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो गुप्ता पीरियड में और लेटर गुप्ता पीरियड में कोशया किसके लिए यूज़ करते थे? सिल्क के लिए, सिल्क को डोनेट किया जाता था कोशया वर्ड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना आज के समय मतलब हमें रेशम के कपड़े चाहिए, तो उस समय बोलते थे कि कोशया के कपड़े चाहिए हमें। चलो अब आगे। चाइनीज ट्रैवलर हुएनशांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। अब कह रहे हैं जब चाइनीज ट्रैवलर जब आए थे तो कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की थी? तो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में कब आए थे? 637 AD में। ध्यान रख लेना, नालंदा यूनिवर्सिटी में कब आए थे? 637। और उस समय यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम था आचार्य शीलभद्र। क्या नाम था? आचार्य शीलभद्र। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना लेना। और इन्होंने क्या क्या चीज़ यहाँ से सीख करके गए थे? ये सीख के गए थे योग शास्त्र। ठीक है,
ध्यान रखना, योग शास्त्र ये सीख करके गए थे इंडिया से। अगला, द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेंबरिंग हुएन शांग। अब कह रहे हैं हम हुएन शांग को मतलब क्यों याद रखते हैं। मेन चीज़ क्या है, इन्होंने इंडिया के ऊपर जो किताब लिखी है उससे उससे हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि एक्चुअली इंडिया में पहले का इतिहास क्या था। ये जो भी कुछ भी इतिहास लिख करके, जैसे फाहियान हो गए, हुएन शांग हो गए, आज के समय में भी हमारी जो काफ़ी सारी जो खोज है, काफ़ी सारी जो खुदाई है, काफ़ी सारी जो जानकारी है, हमें इनकी किताब से ही मिलते हैं। अब जैसे इनकी किताब में कुछ लिख दिया कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे को एक पिल्लर दिखा था, उसके ऊपर कुछ लिखा था, उसमें ये भाषा लिखी थी, वो भाषा लिखी थी, तो हमें इनकी किताबों से पता चलता है। अब जैसे फाहियान है, फाहियान की किताबों में लिखा गया कि हाँ भाई देखो यहाँ पर एक राजा था, सम्राट अशोक भी पहले कभी राजा हुआ करता था, उसके ये स्तंभ है, उनके ऊपर ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वही सब चीज़ें फिर हमने भी ढूंढी है इन्हीं किताब पढ़ पढ़ करके। आज भी जो कई जगह भारत के अंदर जो खुदाई हो रही है, तो वो इन्हीं की किताबों की वजह से हो रही है। इन्हीं किताबों में जो जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं, उन्हीं सब लोकेशन का पता लगा लगा करके। तो कहते हैं लगभग 80,000 के करीब तो स्तूप भी मतलब होंगे लगभग, अभी भी खुदाई हो रही है, अभी भी जानकारी निकाली जा रही है। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स है, इनकी किताब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अब देखो, ये हर्षवर्धन की रिस्पेक्ट करते हैं, भाई रिस्पेक्ट तो पूरी प्रजा करेगी, तो उसको मतलब क्या कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। स्टडी नालंदा, अरे भाई नालंदा में तो बहुत अलग तरीके के लोग आए थे। बुद्धाज में ट्रस्ट कर, भाई बुद्ध में तो लगभग कितनी सारी जनता ट्रस्ट करती थी। अब ये तो मतलब अजीब सा ही है कि हाँ भाई इसीलिए इसको मानेंगे, नहीं यार, ये सब चीज़ तो जनरल है। भाई इसकी किताब देखो ना, CU की किताब, ठीक है, CU की, ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। अगला, चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड, ठीक है, भीनमाल। अब कह रहा है सो कौन से चाइनीज ट्रैवलर थे जो भीनमाल विजिट किए थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुएन शांग। ठीक है, इनके बारे में एक बार रीड आउट जरूर करना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द फेमस ट्रैवलॉग, ठीक है, CU की इज लिंक्ड विद। अब देखो CU की, देखो ये वाली चीज़ अभी हमने पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा नाम वगैरह हल्का फुल्का बस वर्ड चेंज वगैरह कर देते हैं, लेकिन मतलब वही रहता है, हुएन शांग। देखो नाम ही आ रहा है, चाइनीज सा नाम है, तो क्या आएगा, हुएन शांग। ये दो नाम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फाहियान और एक हुएन शांग। तो CU की किसने लिखी थी, हुएन शांग ने। ठीक है, चलो अब आगे। अब अगला क्वेश्चन 43, चाइनीज ट्रैवलर ई इत सिंह, ठीक है, ई सिंह वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट। अब कह रहे ई सिंह कब आए थे भारत के अंदर, ठीक है, 405, 635, ठीक है, 637। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी टाइम पीरियड नहीं था। ठीक है, तो ई सिंह देव कब आए थे, 671 से लेकर 695 के बीच में आए थे। ठीक है, और असल में ये किस लिए आए थे, अच्छा ये सब ज़्यादा चाइनीज ट्रैवलर किस लिए आए थे, ये बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए आए थे। लेकिन ई सिंह किस चीज़ के लिए जाने आए थे, क्या चीज़ जानने के लिए, गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ थी उनको देखना चाहते थे ये। ठीक है, मतलब इन सब का मानना ये था कि यार देखो, जहाँ से बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला, तो ये सोचे जिस इंसान की सोच इतनी ज़्यादा महान थी, इतने ज़्यादा ऊपर किस्म के थे, मतलब हर किसी को डिबेट में हरा दें, तो इनको लगा कि जिस धरती से ये आए हैं, तो सोचो अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पर कैसा नज़ारा होगा, गौतम बुद्ध की धरती कितनी सुंदर होगी। तो ये इसीलिए इंडिया की तरफ आए थे ये सब ट्रैवलर्स। तो उनमें से एक ये भी थे, मतलब ज़्यादातर तो बुद्धिस्ट की वजह से ही आए थे, बुद्धिज़्म की वजह से, गौतम बुद्ध के लिए। चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ, अच्छा ये इंडिया को किस नाम से पुकारते थे, वो पुकारते थे यिंतू। ठीक है, ध्यान रखना, यिंतू के नाम से या फिर थ्यांतू। ठीक है, चलो अब आगे अगले क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी, ध्यान रख लो। ठीक है, तो किसके द्वारा, मुस्लिम्स। ठीक है, याद करो बख्तियार खिलजी, इनके बारे में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही है। कहते कि कुछ ही घोड़े लेकर के आए थे और बस सीधे पूरी यूनिवर्सिटी को जला करके चले गए थे। कहते कि सालों साल इसके अंदर आग जलती रही थी, इसमें इतनी सारी किताबें थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती थी विदेशों की बहुत। द मोस्ट एंशेंट मोनास्ट्री इन इंडिया। अब कह रहे इन सब में से भी सबसे ज़्यादा एंशेंट कौन सी है, इनमें से भी सबसे ज़्यादा पुरानी, ध्यान रख लेना। तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो पुरानी वो है नालंदा। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला ये बाद में बनी है, इनसे ही पुरानी कौन सी, नालंदा, यही बाद में बनी है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार इनके बारे में जरूर रीड आउट करना है, देख लो एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, आपको ये पढ़ना ज़रूर है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड,
मेन बिजनेस सेंटर वाज, अच्छा मेन बिजनेस सेंटर इनका कौन था गुप्ता के टाइम पीरियड में, था इनका कन्नौज, ध्यान रखना, पहले ध्यान रख लेना। एंशियंट टाइम पीरियड में मेन जो पावर सेंटर हुआ करता था वो था पाटलिपुत्र, फिर बाद में चेंज हो जाएगा ये जो अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में, और पोस्ट एंशियंट टाइम पीरियड में वो हो जाएगा कन्नौज, और फिर कन्नौज के बाद फिर दूसरे और भी सेंटर फिर चेंज होंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते, एक बार इनके बारे में रीड आउट जरूर करना है, ठीक है। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी फिर आगे जा कर के चालू हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रीड आउट आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। चलो अब आगे अगले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर शंकरा, ठीक है, शंकराचार्य सेंट ऑफ द 8th सेंचुरी। अब कह रहे जो 8वीं शताब्दी के जो शंकराचार्य थे उनके बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब कह रहे ही इस्टेब्लिश 4 रिलीजियस सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, हाँ भाई इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रिलीजियस सेंटर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, वो सुने थे ज्योतिर्मठ टाइप, ठीक है, वो सब चीज़ें इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, 4 जगह अलग अलग अपने सेंटर इस्टेब्लिश किए थे। ही काउंटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिल्कुल सही, इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को काउंटर किया था। ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। ही प्रोपेगेटेड वेदांत, बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, सी। मतलब पूछा गया ना कि कौन सा सही नहीं है, तो बाकी ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा गलत है, ये, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम। आप कह रहे हैं इनमें से कौन सा 4 धाम में रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर, तो पुरी है, द्वारका, रामेश्वरम है, ठीक है। और किन्होंने मतलब इसकी स्थापना की थी, ध्यान रख लेना, ठीक है, ध्यान, तो कौन किन्होंने स्थापना की थी, शंकराचार्य, या जिनको आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, नाम इनके ज़्यादा ये याद रख लेना, ठीक है। ज्योतिर्मठ, श्रृंगेर, पुरी, द्वारका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ख़त्म करते हैं, थैंक यू।